नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 पूरा एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर में पूरे में से पूरे अंक लाना तो आप चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पर आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं रह पाएगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के कुछ हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एकदम नॉर्मल जानकारी है, सामान्य जानकारी, यानी इसके भौतिक गुण जिसको हम कहते हैं। यानी अम्ल, क्षारक और लवण के भौतिक गुणों की बात करें तो देखिएगा, गुण की बारे में बात करें तो स्वाद, सबसे पहले अम्लों का स्वाद जो है, अम्ल का स्वाद होता है वो होता है खट्टा। वहीं क्षारक की बात करें तो ये होते हैं कड़वे, ठीक है। और लवण की बात करें तो नमकीन या फिर कह दे हैं ये टेस्टलेस भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक है। इनको हम सामान्यतः कुछ एक जानकारियां इसके अंदर लिखी है। बाकी हम अम्ल और क्षार के बारे में कहें, लिटमस पत्र जो होता है, ठीक है, 2 कलर का होता है, एक लाल होता है एक नीला होता है। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल के अंदर नीला लिटमस डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। वहीं क्षारक के अंदर अगर लाल लिटमस डालोगे तो नीला हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर अम्ल के अंदर लाल लिटमस डाल दे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसका कलर वही लाल ही रहेगा, सिर्फ नीले को लाल करेगा, लाल वैसा का वैसा रहेगा। और इसमें ये लाल लिटमस को नीला कर देगा, नीले के कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। और लवण के बारे में आपको पता लगाना है तो लवण जो है ना ही नीले का कलर चेंज करेगा और ना ही लाल का कलर चेंज करेगा लिटमस पत्र का। जलीय विलयन के अंदर जो अम्ल जो होते हैं वो कौन से H+ आयन देते हैं? कौन से आयन देते हैं? अम्ल H+ आयन। और ये कौन से देते हैं? OH- आयन। और ये क्या हो जाते हैं, अगर इसको लवण जो है वो पानी में डालने से आयनित हो जाता है, यानी अलग अलग उसके जो पार्टिकल हैं, अणु हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। बात करें उदाहरण की तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये क्या है? अम्ल के उदाहरण है। कैसे है वो भी अभी जानेंगे। बिल्कुल आपको एकदम बेसिक जानकारी से ही स्टार्ट किया है, तो एकदम बिल्कुल 0 लेवल से ही आपको सिखाएंगे। उसके बाद क्षार की बात करें तो NaOH, KOH, MgOH, ये क्या होते हैं? OH2, ये सारे क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और NaCl और ZnSO4 ये क्या है? लवण है। तो देखिएगा, कुछ हम बात कर रहे थे H+ आयन कैसे हम पहचान पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है HCl। HCl के अंदर क्या होता है? ये 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ है, H+ और Cl-। तो यहां पर आपको H+ दिखाई दे रहा है, तो जिसमें भी H+ आयन होगा वो अम्ल होगा। अगर H2SO4 की बात करें, H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम भी याद रखना है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें देखो H+ और SO4-2, ठीक है, तो यहां पर भी H+ आ गया। तीसरे में HNO3 यानी H+ और NO3। चौथे के अंदर देखो CH3COOH, यहां पर देखिएगा ये आ रहा है H+। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH इसका नाम आप लिख लीजिए, एसिटिक अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जबकि HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये अम्लों के बारे में बात की। वैसे ही अगर क्षारक के बारे में बात करें तो आपको कौन सा गुण देखने को मिलेगा क्षारक के अंदर? OH-। तो देखिएगा यहां अगर NaOH की बात करें तो अगर इसको आयनित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Na+ और OH-। ऐसे ही KOH को करेंगे तो K+ और OH-। MgOH2 को करेंगे तो Mg+2 और OH-। वहां CaOH को करेंगे तो यहां पर देखो, तो पीछे जिसमें OH आयन आएगा वो क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे पीछे OH दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्षार है। बस इसी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज कर सकता है। बाकी अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अम्ल है। और जो OH- आयन दे रहा है वो है क्षार है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर अम्ल और क्षार को हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। देखिएगा, कुछ अम्ल और क्षार आपको पता है बहुत खतरनाक होते हैं, जो एसिड अटैक होते हैं, चेहरे के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, वो H2SO4, सांद्र H2SO4 वगैरह यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? घातक होता है। तो आप टेस्ट करेंगे तो आपकी जीभ जल सकती है। तो इतना खतरनाक होता है, तो हम सभी को टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते। तो हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, या फिर लिटमस पत्र का उपयोग करके कुछ अम्लों का और क्षारों का पता लगाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूचक। ये सूचक क्या होते हैं? सूचक जिसको हम इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। सूचक या इंडिकेटर क्या होते हैं? देखिएगा, सूचक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो सूचित करते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। यानी अम्ल और क्षार होने की सूचना देते हैं, वो हमें क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सूचक। यानी हम बात करें ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, क्या कहलाएंगे? सूचक। जैसे हमने देखा लिटमस पत्र, ये नीले कलर का है,
है ये लाल कलर का, नीले कलर का इसमें डाला तो ये लाल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपको पता है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। अम्ल नीले को लाल कर देता है। वही अगर क्षार के अंदर डाले लाल को तो ये नीला हो गया। देखो जितना डूबा हुआ है वो नीला कलर हो गया। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर देखो एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है किस तरह से लिटमस पत्र है वो कलर बदल जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्षार होगा। तो हमें यहां पर पता लगाना था कि सूचक क्या होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो सूचित करते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यहां पे हम बात करें सूचक की, तो सूचक को हमने 3 प्रकार से बांटा हुआ है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार को हमें से। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, दूसरा देखिएगा हमारा है वो है संश्लेषित सूचक। कौन सा है, संश्लेषित सूचक। और तीसरा जो होता है वो होता है गंधीय सूचक। अब ये क्या होते हैं ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति की चीजों से बने हुए सूचक हैं, वो भी आपको इंडिकेट कर देंगे कि कोई भी अम्लीय है पदार्थ या क्षारीय है, उसको बता देते हैं, वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हमारे घर में हल्दी, क्या है, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, जेरानियम, ये सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। संश्लेषित सूचक मतलब रसायनों द्वारा बनाया गया, जो रसायनों द्वारा सूचक बनाया जाता है उसको हम संश्लेषित सूचक कहते हैं, मानव निर्मित है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और गंधीय सूचक मतलब जिनकी गंध से यानी स्मेल से हमें पता लगेगा, अगर किसी अम्ल में डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और किसी क्षार में डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। जैसे प्याज हो गया, वनीला हो गया, ये क्या है हमारे, ये गंधीय सूचक होते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया सूचक क्या होता है, जो ये सूचित करता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब देखो सीधा अम्ल के संपर्क में आप लेके जाओ, मान लो अम्ल क्या है, ठोस अवस्था में है या क्षार ठोस अवस्था में। अब उसके ऊपर आप लिटमस पत्र को टच करोगे तब नहीं होगा, उस अम्ल को, क्षार को विलयन बनाना पड़ेगा, यानी उसको पानी में डाल के घोलना पड़ेगा, तब उसका कलर है वो चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्राकृतिक सूचक। पहला कौन सा देखा हमने, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से, जो प्रकृति के अंदर सीधे रूप से पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हल्दी जो है हमारा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर किसी कपड़े पर हमारे हल्दी लग जाती है और उसके ऊपर हम साबुन लगाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। वैसे हल्दी पीले कलर की होती है, लेकिन साबुन की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। मतलब हल्दी भी क्या कर रही है, एक सूचक का काम कर रही है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी जो होती है, हमारी पत्ता गोभी होती है, ठीक है, एक तो हम लेके आते हैं जो हरे व्हाइट कलर की होती है, एक लाल कलर की और आती है डार्क रेड कलर की। अगर उसका भी आप यूज करेंगे अम्ल के अंदर या क्षार के अंदर, तब उसका कलर भी बदल जाता है। वही हाइड्रेजिया, ये देखो ये हाइड्रेजिया के फूल के पत्ते हैं, ये इस पंखुड़िया, फूलों की पंखुड़िया लेते हैं, इसको अम्ल में, क्षार में डालने से इसका कलर चेंज होता है। वहीं दूसरा है, एक और नाम है पेंटूनिया। ठीक है, ये देखो इस तरह का पौधा होता है, इसकी फूल की पत्तियां इस तरह की होती है, इसका भी हम सूचक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है जेरानियम। ये देखो जेरानियम के फूलों की पत्तियों का भी उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। तो ये 3 नाम है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये थोड़े से कंफ्यूजन है, बाकी आपको याद रह जाएगा, हल्दी और लाल पत्ता को भी याद रह जाएगा। हाइड्रेजिया, पेंटूनिया और जेरानियम, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, ठीक है, प्रकृति में पाए जाते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं रसायनों के द्वारा, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। ये देखो फिनोफ्थेलिन है, एकदम कलरलेस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आप अम्ल या क्षारक के सूचक के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। वहीं मेथिल ऑरेंज है, ये हल्के ऑरेंज कलर का ही होता है। ठीक है, ये भी रसायनों द्वारा बनाया गया है, इसका भी यूज हम और किसके रूप में करते हैं, सूचक के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक और संश्लेषित सूचक। दोनों अच्छे से याद रखने हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। बच्चों देखिएगा पर्सन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि नहीं 2 प्राकृतिक या कि नहीं 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक बात पहले कर लेते हैं, लिटमस विलयन क्या होता है। ये लिटमस विलयन होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसको वो देखते हैं। तो लिटमस विलयन क्या होता है, एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। बैंगनी रंग का क्या होता है, एक रंजक होता है, जिसका क्या करते हैं, ये कौन से समूह का होता है, ये थैलोफाइटा समूह का। एक तो सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, बैंगनी रंग का रंजक होता है। कौन से कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। दूसरा, ये पौधों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरोफाइटा, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह के हैं। ये जो पौधों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसमें से एक प्रकार है वो है थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है, इस तरह का। देखो ये इस तरह का दिखाई देता है, ये पौधों पर इस तरह का दिखाई देता है।
ठीक है। थैलोफाइटा समूह का होता है जिस पौधे का नाम है जिससे प्राप्त होता है वो होता है लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से। अब आपसे पर्सन कैसे पूछा जाएगा लिटमस विलियन कौन से पौधे से प्राप्त होता है, तब आप लिखोगे लाइकेन या लीचेन, दोनों ही नाम बोले जाते हैं उसके। या कौन से समूह के पौधे से, तो आप बताओगे थैलोफाइटा समूह। यानी लाइकेन या लीचेन पौधा है कौन से समूह का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से वर्ग का है, तब आपको क्या बताना है, ये थैलोफाइटा समूह का है। उसके बाद हमने तीसरा सूचक देखा था, तीसरा प्रकार वो है गंधीय सूचक, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। आपको देखो सिंपल सा पता होगा प्याज के बारे में, प्याज की स्मेल सबको पता है, प्याज की स्मेल कैसी होती है, अगर उसको अम्ल में डालेंगे तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। अम्ल में डालते ही उसकी क्या हो जाएगी, जो स्मेल है उसकी गंध है वो बदल जाएगी। तो वो एक किसका काम कर रहा है, गंधीय सूचक का, सिर्फ उसकी स्मेल से ही हम पता लगा लेते हैं। दूसरा देखो एक और है हमारा उदाहरण याद रखना है, वनीला। आपने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत खाई होगी, आपको पता है उसका जो स्मेल है, उसकी गंध है वो कैसी है। अगर उसको भी अम्ल या क्षार के विलयन में डालोगे, आप माध्यम में लेके जाओगे तो उसकी गंध भी बदल जाएगी। आपने लौंग, जो हमारे घर में गरम मसाले के अंदर जो लौंग पाए जाते हैं उसका एक तेल आता है, उस तेल, आप लौंग को पता है, लौंग आपको पता होगा कैसी स्मेल है, गरम मसाले में जो लौंग होता है उसकी स्मेल आपको पता है। अगर उसको अम्लीय या क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं तब भी उसकी भी स्मेल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो बच्चों इस तरह से देखिएगा, प्याज, वनीला और जो है लौंग का तेल, इस तीनों का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, गंधीय सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी इसकी गंध यानी स्मेल अम्लीय और क्षारीय में माध्यम में बदल जाती है। तो हमने सूचक के बारे में देख लिया। अब इसके बाद में हमारे स्टार्ट होते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। हमने पहले भौतिक गुणधर्म देखे कि स्वाद में कैसे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ H+ आयन देते हैं, कुछ OH- आयन देते हैं, कुछ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कुछ लाल लिटमस को नीला। ये तो उसके भौतिक गुण थे। कौन से थे, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको बोला जाता है। रासायनिक गुण के अंदर आपको पहला याद रखना है, अगर अम्ल या क्षार की अभिक्रिया किसी धातु से करवा दे, किसी मेटल से करवा दे तो क्या होता है। तो यहां पर आपको समझाने के लिए बहुत ही बेसिक से तरीके से मैंने लिखा है, आप इस हाईलाइट को याद रख लोगे तो आपको ये पूरा है ये याद रह जाएगा। पहला तो देखो आपको क्या याद रखना है। अब देखिएगा यहां पे, अगर कोई अम्ल है, कोई भी अम्ल है, किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, एक तो लवण बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये फिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं, अगर मैंने अम्ल लिखा है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। प्लस धातु मैंने ले ली जिंक। कौन सी धातु, जिंक। तो क्या बनेगा, H2SO4 को जिंक से भी एक तो बनेगा ZnSO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, प्लस साथ में क्या बनेगा, देखिएगा साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हमारी कौन सी गैस बनती है, अगर किसी धातु के अम्ल से अभिक्रिया रही तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। दूसरा देखो, क्षारक के साथ अभिक्रिया, अगर किसी क्षारक के साथ किसी धातु की अभिक्रिया करवा दे, पहले हमने अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई तो हमें पता है कोई भी अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा दे तो क्या होगा बच्चों, तो देखो अगर किसी क्षारक के साथ किसी धातु की अभिक्रिया करवा दे तो क्या बनेगा। वैसे तो सामान्यतः करती नहीं है, सारे क्षारक नहीं करते हैं, कुछ एक क्षारक होते हैं वो ही अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा बहुत कम ऐसे क्षारक होते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन करेंगे तो वही बात है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे हम बात करें यहां मैंने लिखा NaOH प्लस मैंने धातु ले ली जिंक। अगर इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, ये देखो NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पीछे OH आ रहा है, इसका मतलब ये क्षारक है। और यहां पे हमने धातु ले ली जिंक, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहां पर एक पदार्थ बनता है, देखिएगा Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और बच्चों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा लिख के यहाँ X लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, यहाँ पे X लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बताना है कि यहाँ X की जगह क्या आएगा, या फिर इसका नाम पूछ लिया जाता है। नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम जो है वो होता है, क्या नाम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है, Na2ZnO2, सोडियम एसीटेट।
ये किससे बना है? यहां हमने एक धातु की क्षार से अभिक्रिया कराई है, यानी NaOH की अभिक्रिया जिंक से कराने पर कई बार यहां पे X लिख देगा और बताएगा X की जगह क्या आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है अभिक्रिया, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों याद रह जाएगा ये क्या बना है पदार्थ, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट अगले गुण की बात करें दूसरा, हाँ तो यहां से पहले हम देख लेते हैं ये जो अभिक्रिया हमने धातु की कराई इसको हम समझें। तो यहां पर देखिएगा ये कई बार पूछा जाता है, धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, या कभी हम बात करें अगर सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया यानी हमारा जो H2SO4 है उसकी जिंक से अभिक्रिया करा देते हैं तो गैस जो निकलेगी हाइड्रोजन वो कैसे हम देख पाएंगे। तो वैसे तो आप आई बटन के ऊपर जाकर इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अभी आप आई बटन जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, बाकायदा आपको प्रैक्टिकल से समझाया जाएगा कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमने क्या लगा रखा है, एक स्टैंड लगा रखा है, एक स्टैंड लगा रखा है, इसके ऊपर हमने यहां पर एक परख नली लगा रखी है। इसको कांच की नली होती है जिसको हम परख नली कहते हैं। इस परख नली के अंदर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है। कौन सा अम्ल डाल रखा है? सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 डाल रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा होता है H2SO4, वो भी तनु होता है। ये तनु और सांद्र क्या होता है वो भी आगे सीखेंगे। तनु का मतलब अभी याद रखिए कम पावरफुल, और सांद्र का मतलब होता है ज्यादा पावरफुल अम्ल होता है, चाहे अम्ल हो या क्षार हो। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिए, जिंक धातु के Zn के हमने क्या कर दिए, ये टुकड़े डाल दिए। किसके डाल दिए? जिंक के। जैसे ही हम जिंक धातु के टुकड़े डालते हैं तो आपको पता है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट होगा और जिंक सल्फेट बनेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस के लिए हमने यहां पर इसको पैक कर दिया है और यहां पे कांच की नली लगा के और इसको यहां पर एक टब के अंदर जिसमें साबुन का पानी रखा हुआ है। क्या है? साबुन का पानी है, ठीक है। इसके अंदर गैस को साबुन के पानी के अंदर जाने देते हैं। तो साबुन के पानी के अंदर जाएगा तो यहां से ये बुलबुले बनने स्टार्ट होंगे। साबुन से क्या होंगे? इस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे। कौन सी गैस के बुलबुले बनेंगे? फिर हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस के पास में आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हो तो ये क्या करता है? फट फट की ध्वनि उत्पन्न करता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। जैसा अभी आपने अगर आई बटन पे क्लिक किया है तो वहां पर देखा था कैसे पॉप की ध्वनि आती है फटाक से, ठीक है। तो ये आपको काफी क्या है, सेंसिटिव है। आपको घर पे इसको नहीं करना चाहिए ऐसे प्रैक्टिकल, या किसी टीचर के अंडर में ही आपको ऐसे प्रैक्टिकल करने चाहिए। तो यहां पर हमने देखा किस तरह से हम हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कर सकते हैं कि कैसे किसी अम्ल से धातु की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं इसका दूसरा गुण जो है, अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करवा दे तो क्या होगा, देखिएगा। तो यहां पर आपको मैंने कहा ये जो हाईलाइट लाइन कर रखी है आपको ये याद रखना है। इससे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो। देखिएगा कैसे लिखेंगे, जब किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, एक तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस यानी सॉरी जल का निर्माण होगा। तो ये आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर एग्जांपल करके बताओ, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है Na2CO3। ये है धातु कार्बोनेट। सोडियम क्या होती है? धातु, और साथ में ये कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? एक अम्ल से करा दी, मान लो HCl अम्ल से। किससे करवा दी? HCl अम्ल से। तो क्या क्या बनेगा देखिएगा, एक तो लवण बनेगा NaCl, ये Na, इसका Na और इसका Cl बन के क्या बनेगा? NaCl। प्लस आपको पता है कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी, और साथ में कौन सा बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन कार्बोनेट से बताइए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया अगर अम्ल से करवा देते हैं तो क्या होगा? तब भी देखिएगा पदार्थ सेम ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। NaCl बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। तो ये है। तो किसी भी हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर किसी अम्ल से करवा देते हैं तो आपको पता होगा एक लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में जल बनेगा। ये आपको सिंपल सा इससे याद रखना है। और बाकायदा आपको क्या करना है, विद इसके एग्जाम्पल, यानी आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि अभिक्रिया आप लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी अभिक्रिया को खुद बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो हमने ये प्रैक्टिकल किया है। हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के और यहां पर बकायदा चेक किया है तो हमें यह पता लगा कि ये विलयन है जो क्या किस किस का निर्माण कर रहा है, ये एक गैस बना रहा है CO2 गैस। अब इस CO2 गैस का उपयोग करेंगे हम, देखिएगा आगे समझिए। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रोवाइड कर दें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है यहां पर देखिएगा, ये जो CO2 गैस बनी है, इस CO2 गैस को हम अगर चूने के पानी में प्रोवाइड करें तो क्या होगा? तो देखिएगा अगर चूने के पानी में प्रोवाइड करते हैं तो इसकी अभिक्रिया मैं यहां पर लिखूं तो ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं इसको चूने के पानी में प्रोवाइड कर देता हूं तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो हमें ध्यान है, आपको पता है ये चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, NaOH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसके अंदर CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पदार्थ बनेगा जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो जल में अविलय होता है। जो क्या होता है, जल में नहीं घुलने वाला, जल में अविलय पदार्थ। और आपको बच्चों ये बताता हूं, ये सूत्र किस किस का है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसको हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं, चूना पत्थर। आपने नाम सुना होगा संगमरमर, या जिसको हम मार्बल भी कहते हैं आजकल, या आपने नाम सुना होगा खड़िया, जिसको हम चौक भी कहते हैं। ये जो है, ये इसका आपसे पर्सन पूछा जाए कि इसका सूत्र लिखिए, तो इनका सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का, हमारा जो संगमरमर है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जल में अविलय पदार्थ बनता है। ध्यान रखिएगा, जब हम चूने के पानी में CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो एक पदार्थ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया बोला जाता है, और साथ में जल बनता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसमें CO2 गैस प्रोवाइड की। अगर बच्चों आप और ज्यादा इसके अंदर CO2 गैस प्रोवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, तब देखिएगा, अगर मान लो इसमें आपने और भी CO2 गैस प्रोवाइड करते रहे, यानी ये CO3 बन गया था, इसके बाद में भी आपने क्या किया, CO2 गैस प्रोवाइड किया, और उसके साथ जल तो था ही, तो ये क्या बना देगा, एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, एक पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, एक पदार्थ बन जाएगा, और ये पदार्थ होता है वो जल में अविलय होता है। ये क्या होता है, ये जल में अविलय यानी जल में घुलता नहीं है। तो देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो अभिक्रिया है ये कैसे हुई। अगर आपने क्या किया, पहले तो हमने चूने के पानी में सीधा CO2 प्रवाहित किया, नॉर्मल अगर प्रवाहित करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ज्यादा अगर अपन इसमें प्रवाहित कर दें, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनना स्टार्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये जल में अविलय होता है, जल में घुलता नहीं। लेकिन इसमें और CO2 प्रवाहित करते गए तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जल में विलय होता है, ये जल में घुलने वाला एक पदार्थ बन जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। ये यहां पे यही किया गया है, देखो CO2 गैस प्रवाहित की है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में यहां से देखो CO2 गैस बन रही है, और इसको हम चूने के पानी में डाल रहे हैं। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें, तीसरा गुण है अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अगर अम्ल और क्षार को आपस में ही अभिक्रिया करवा दे तो क्या होगा, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया का विशेष नाम है जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कई बार एग्जाम में आपसे सिंपल सा पूछ लिया जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया, क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है, लवण और जल का। इस अभिक्रिया का हमने विशेष नाम दे दिया उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्यों कहा इसको, क्योंकि अम्ल के आपको पता है क्या गुण होते हैं, ठीक है, और क्षार के जो गुण होते हैं जब इनको आपस में मिला देते हैं तो इनके गुण दोनों के खत्म हो जाते हैं और वो उदासीन विलयन बन जाता है। अब उस विलयन के अंदर ना तो अम्ल के गुण है ना ही क्षार के गुण। जैसे मान लो कोई भी अम्ल लिया, मान लो आपने HCl अम्ल लिया और इसके अंदर आपने एक क्षार मिला दिया NaOH, ठीक है। आपको पता है H जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके pH का मान कम होता है, ठीक है, और ये खट्टा होता है स्वाद के अंदर, H+ आयन देता है, ये सारे गुण हैं। क्षार के अंदर ये कड़वा होता है, ये क्या होता है OH- आयन देता है, नीले को लाल कर देता है, सॉरी लाल को नीला कर देता है, इस तरह के गुण होते हैं। लेकिन जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक लवण बनेगा NaCl, ठीक है, और साथ में बनेगा जल। अब ये जो NaCl है ना, इसके अंदर ना तो अम्ल के गुण हैं और ना ही क्षार के गुण हैं, इसलिए इसको हम उदासीन कह देते हैं और इस नाम अभिक्रिया का हमने उदासीनीकरण रख दिया है। क्या रख दिया है बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मुझे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो नाम लिखा है उदासीनीकरण क्यों रखा है और उदासीनीकरण किसे कहते हैं। ये हमारा तीसरा गुण था, जब अम्ल और क्षारक की परस्पर मतलब आपस में अभिक्रिया करवा दे तो। अगला हमारा चौथा है, अगर अम्लों को धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दे, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा। कोई भी धातु ऑक्साइड है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा। देखिएगा यहां पे मैंने धातु ऑक्साइड ले लिया, मान लो जिंक ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने H2SO4 से। HCl भी ले सकते हो, H2SO4। तो क्या बनेगा देखिएगा, जिंक है जो है वो SO4 से बनकर एक जिंक सल्फेट नाम का लवण बना देगा और साथ में क्या बन जाएगा,
तो आप मुझे बता सकते हो क्या, यहां पर ध्यान रखिएगा, दिमाग लगाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो धातु ऑक्साइड है अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, और हम यहां पर कह रहे हैं अगर कोई अम्ल से कौन अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, यानी क्षारक। तो आप यहां पर कह सकते हो ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति जो है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर समझ में आ ही गया होगा कि ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये खुद क्या है, क्षार है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अच्छे से ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि अम्ल ही क्षार से अभिक्रिया करता है तभी लवण और जल बनता है। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, बहुत अच्छे से याद रखना ये। तो आपको अगला पॉइंट भी समझ में आ गया, अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवा दे तो क्या होगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है इसका, अगर हम क्षारक की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दें, अधातु ऑक्साइड जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये धातु ऑक्साइड, धातु नहीं होना चाहिए, अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए। अगर हम किसी क्षारक की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे देखो हमने यहां पर लिया है NaOH, देखिएगा हमने यहां पर लिया NaOH, क्षार है, CO2 यानी कार्बन धातु थोड़ी होता है, कार्बन अधातु होता है, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है यानी अधातु ऑक्साइड बन गया। जब हम NaOH की इससे अभिक्रिया करा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ये एक लवण बन गया और साथ में H2O बनता है। इसी तरह हमने यहाँ पर लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है, SO3 का मतलब होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ट्राई इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3 लगा हुआ है। यहाँ पे बन गया पोटेशियम सल्फेट और H2O। तो आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, अधातु ऑक्साइड जो है, अधात्विक ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति कैसी होगी, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर, बताइएगा क्या होगा। तो देखिएगा अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, देखो अधातु ऑक्साइड यहां क्षार है तो किससे अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल बनाएगा, तो आप कहेंगे सर अम्ल, तो इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। क्या होती है, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हमने 4 गुण पढ़े हैं किसके, 5 जो है हमने रासायनिक गुणधर्म पढ़े हैं अम्ल और क्षार के बारे में। सबसे पहला हमने पढ़ा था अम्ल की जो है, अम्ल और क्षार की धातु से अभिक्रिया करवा दे तो क्या होगा। दूसरा हमने पढ़ा जो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करा दे तो क्या होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा धातु ऑक्साइड की अगर हम किससे अभिक्रिया करा दें, धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया करा दें और अधातु की क्षार से अभिक्रिया करा दें तो क्या बनते हैं। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है अम्लों और क्षारों के अंदर समानताएं क्या क्या है। अगर आपस में इनकी हमने अंतर तो देख लिया, अगर इसकी समानताओं की बात करें, इसमें सिमिलरिटीज की बात करें तो क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला अम्ल और क्षार की कई समानताएं होती है। सबसे पहला तो ये दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार के विलयन मतलब पानी में घोलने के बाद में, अगर मान लो वो ठोस अवस्था में है, इस तरह से अवस्था में, और उसको दोनों तरफ आप लगाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ी करेगा। जब आप उसका विलयन बना दोगे तब वो अम्ल और क्षार के। यहां पर एक एग्जाम्पल आपको ध्यान पे समझना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, सीधा ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि इसकी चालकता को कैसे चेक करोगे। तो देखिएगा हमने क्या कर रखा है, एक मान लो इसके अंदर आसुत जल मतलब बिल्कुल प्योर वाटर, और बिल्कुल प्योर वाटर है वो विद्युत का कंडक्टर नहीं होता है। ये भी आप आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल जो है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के प्रैक्टिकल भी करवाना तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो हम उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है, स्विच लगा रखा है। यहां पे हमने क्या कर रखा है, ये एक टुकड़ा जो लिया है ये रबर का टुकड़ा है, कॉर्क, ठीक है, रबर का कॉर्क ले रखा है, टुकड़ा ले रखा है। अब हमने क्या किया, इस एक कील इधर लगा दी, एक कील इधर लगा दी, यहाँ एक बैटरी के सिरे से जोड़ दिया दूसरे, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। यहां से ये रबर के इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ये अशुद्ध जल है। अगर मैंने सिर्फ इसमें साफ पानी अशुद्ध जल डाल रखा है और मैंने इसको स्विच ऑन किया तो ये बल्ब नहीं चलेगा, ये बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ अम्ल मिला दिया, क्या मिला दिया, अम्ल मिला दिया इस पानी में घोल दिया, उसके बाद में अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो हमने विलयन बनाया ये अम्लीय था। अब इसके अंदर से विद्युत धारा अपने आप यहां से यहां तक पहुंच रही है। जैसे तो आपने अगर मान लो बीच में से वायर तोड़ दी तो फिर वो लाइट हमारा बल्ब जलेगा थोड़ी, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या था, ये अम्लीय माध्यम था।
इसी तरह अगर इसमें क्षार मिला दोगे तब भी ये बल्ब जलेगा। मतलब अम्ल और क्षार के विलयन दोनों ही विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। विद्युत का सुचालक का मतलब जिसके अंदर से विद्युत धारा बह सके। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं, जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, आयन। अगर हम बात करें अम्ल है, इसको पानी में डाला तो ये एक तो बनाता है हाइड्रोनियम आयन और एक बनाता है क्लोराइड आयन, ठीक है। और NaOH की बात करें तो ये एक बनाता है जो क्षारीय है प्लस आयन और एक बनाता है OH माइनस आयन। ये आप कहेंगे सर H प्लस आयन था वो कहां गया। एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बताऊं तो ये जो हमने जल का अपघटन होता है जैसे, ठीक है, तो ये जो HCl का यहां पर देखिएगा, ये HCl का H प्लस और Cl माइनस अलग हुआ, तो ये H प्लस क्या करता है, इस जल से अभिक्रिया करा के एक हाइड्रोनियम H3O प्लस आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन संभव नहीं है तो ये जल के साथ मिलकर H3 प्लस O आयन बना देता है, ठीक है। और बात क्षारीय तो क्या है, OH माइनस आयन रहता ही है। इसके बाद में हम बात करें क्षार के अंदर, देखो K प्लस OH माइनस, इसी तरह से MgOH है, Mg प्लस 2 और OH माइनस 2, ये इस तरह से आयनित होते हैं। आयनित का मतलब क्या होता है, उसके आयनों में टूट जाना, प्लस धनायन और ऋणायन में आपस में ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये इस तरह से हम इसकी समानताओं को भी देख सकते हैं। उसके बाद में एक शब्द आता है क्षार, एक होता है क्षारक और एक होता है क्षार। तो ये क्षार क्या होता है, देखिएगा, क्षार उन क्षारक को ही कहते हैं, क्षारक में से एक प्रकार है, उन क्षारकों को क्षार कहते हैं जो क्या होते हैं, जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं या जल में पूर्णतया घुल जाते हैं। जो जल में पूरी तरह से घुलने वाले क्षार हैं, जो क्षार जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं क्षारक, उनको हम क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं या घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, अलग से कोई नहीं है। इनका स्पर्श साबुन की तरह और स्वाद आपको पता है कड़वा होता है और प्राकृतिक संचारक होते हैं। प्राकृतिक संचारक मतलब किसी धातु को इसके संपर्क में रख देंगे तो जैसे है उसको संचारित कर देगा, उसको ऊपर जंग लगा देगा, खत्म कर देगा। देखा, हमने देखा था अम्ल और क्षार होते हैं, आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। होता क्या है आपको ध्यान से समझना है। यहां से देखिएगा, अम्ल जो होता है उसके अंदर H प्लस आयन होते हैं और क्षार होता है उसके अंदर OH माइनस आयन होते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस, ये एक अम्ल का H और क्षार का OH मिलकर HOH या H2O बनाते हैं। और ये X जो है इसका, किसका, अम्ल का ऋणायन और क्षार का धनायन आपस में मिलकर आपस में एक लवण बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, लवण। जैसे हमने एग्जाम्पल यहां पर लिखे, तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं यहां पे, तो देखिएगा मैंने यहां लिखा है HCl, ठीक है, और यहां पर लिखा है NaOH। तो HCl कैसे बना हुआ है, HCl का मतलब है H प्लस और Cl माइनस, और क्षार कैसे बना हुआ है, Na प्लस और OH माइनस। तो यहां पर देखिएगा ये H, ध्यान से देखिएगा, ये H और ये OH, ये तो मिलकर इन्होंने HOH या H2O बना दिया। इसका देखो ऋणायन Cl माइनस और इसका धनायन, हमेशा क्षार का धनायन और अम्ल का ऋणायन आपस में मिलकर एक लवण बनाते हैं जिसको हम NaCl कहेंगे। क्या कहेंगे, यहां पर बनेगा एक NaCl और प्लस क्या बनेगा, H2O। तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। इसके बाद में हम बात करें, अम्ल या क्षारक के जल में घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो ये बहुत खतरनाक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और हमें ऐसा बिल्कुल घर पर ट्राई नहीं करना है कराने का। इसीलिए अम्ल और क्षार के लिए, जो भी अम्ल और क्षार के आप लेके आते हैं, कोई भी अगर अम्लीय क्षारीय उस तरह इस तरह का खतरनाक बने, मतलब वार्निंग वाला, खतरे वाला साइन बना होता है, ठीक है, क्योंकि हाथ पर अगर ये जल जाए, हाथ पर गिर जाए तो ये क्या कर देता है, उसको जला देता है। अब देखो तनुकरण का मतलब क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे थे तनु H2SO और तनु अम्ल या तनु क्षार। तनु का मतलब होता है जल में अम्ल या क्षार को मिलाने पर, अगर जल में अम्ल या क्षार मिलाएं तो मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी H3 प्लस या OH माइनस की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब आप सिंपल सी बात करें, अगर अम्ल है, एक तो बहुत प्योर अम्ल है, बिल्कुल उसमें पानी नहीं मिला रखा, और एक उसके अंदर पानी मिला दिया है, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। यानी पानी मिलाने से अम्ल और क्षार की सांद्रता क्या हो जाती है, कम। सांद्रता का मतलब समझते हो, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैंने 1 गिलास पानी है, उसके अंदर 1 चम्मच यानी 10 ग्राम चीनी डाली, ठीक है, इसकी सांद्रता कम है। अगर मैंने 20 ग्राम डाल दी तो इसके अंदर चीनी के अणु हैं, मान लो इसके अंदर चीनी डाली है या नमक डाला है, उसके अणु ज्यादा हो गए, 20 ग्राम मतलब ज्यादा हो गए, मतलब सांद्रता ज्यादा होगी। जितने अणु ज्यादा होंगे उतनी सांद्रता ज्यादा होगी, और जितने अणु उसके कम हो जाएंगे उनकी सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था। तो जैसे अगर अम्ल या क्षार के
आयनों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पहले 1 गिलास में था, अब मान लो 1 चम्मच था उसके अंदर, अब हमने 10 चम्मच पानी डाल दिया, तो पता है अब 10 चम्मच में वो आयन फैल गए, तो उसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, जिससे अम्ल या क्षार क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं। तनुकृत का मतलब उसकी पावर कम हो जाती है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तनुकरण का मतलब क्या होता है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई मतलब जैसे मान लो आपने 1 गिलास के अंदर, अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिया, मान लो मैंने 2 गिलास के अंदर, इसमें मान लो 20 ग्राम चीनी मिला रखी है, इसमें 10 ग्राम, और मुझे 1 चम्मच पानी टेस्ट करना है, तो किसका पानी ज्यादा मीठा लगेगा, अगर दोनों में चीनी, तो ये वाला कहेंगे मीठा। इसका मतलब 1 चम्मच में इसमें चीनी के आयन ज्यादा है, उसमें चीनी के आयन कम है। 1 चम्मच मतलब 1 इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया तनुकरण का मतलब। इसके बाद में हम देखते हैं अम्ल व क्षार की प्रबलता। कैसे चेक करेंगे कौन सा कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्षारीय भी होते हैं। तो उनकी ताकत कैसे चेक करें, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल जो है वो ये बताता है कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इस पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल का मान 0 से लगा के और कितने तक होता है, 14 तक होता है। जो स्केल है हमारा, यानी इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक होती है, और बीच में बिल्कुल आता है 7। बीच में क्या आता है, 7। अब 7 से आप इधर की तरफ जाओगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इधर अम्ल का मान बढ़ता जाता है, यानी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो ये देखो इस तरह से बना रखा है, ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, और जितने H+ आयन ज्यादा होंगे वो पदार्थ उतना ही अम्लीय ज्यादा होता है। तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे, यानी 7 से जितना मान कम होता जाएगा, 6 हुआ मतलब ज्यादा अम्लीय, 5 हुआ और ज्यादा, 4 हुआ और ज्यादा अम्लीय, 3 हुआ और ज्यादा अम्लीय, 2 हुआ और ज्यादा अम्लीय, 1 पर और ज्यादा, और 0 पर तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, इतना अम्ल बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल, मतलब बहुत ताकतवर अम्ल है। और क्षार में 7 से आगे बढ़ते जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो क्षार का क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। तो सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए, मान लो 2-3 एग्जांपल दे दिया जाए, किसी अम्ल के पीएच का मान, पीएच स्केल से हमने चेक किया, किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 0 है, तो कौन सा सबसे ज्यादा ताकतवर है, कौन सा अम्ल, तो 0 वाला होगा, ऑब्वियस है। क्या कौन सा होगा, 0 वाला। और इधर की तरफ जाते हैं तो OH आयन बढ़ते जाते हैं, और OH आयन बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ती जा रही है। तो 7 पर होता है उदासीन, मतलब ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। 7 से बढ़ते जाएंगे 14 की तरफ तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, और 7 से कम की तरफ आएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। कुछ हमारे टेस्ट इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, अगर कोई रेड दिख रहा है, जितना रेड ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब ज्यादा अम्लीय है। धीरे धीरे ये येलो की तरफ, फिर आ जाता है ग्रीन की तरफ, साथ में बिल्कुल ग्रीन, फिर ग्रीन से ब्लू की तरफ होता जाता है। क्या होता जाता है, ब्लू की तरफ, और 14 पे बहुत ज्यादा उदासीन होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, इस स्केल को याद रखना है। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया, एक हमने टेबल बना रखी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अम्लीय हमने मान जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करें। आपसे पूछे HCl अम्ल के पीएच का मान कितना होता है, तो HCl अम्ल के पीएच का मान होता है 0। अगर 0 है तो बताओ कौन सा अम्ल होगा, ये बहुत ताकतवर अम्ल होगा, जिसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। जठर रस की बात करें तो जठर रस का मान होता है लगभग 1.2 के आसपास। कितना होता है, 1.2 के आसपास। नींबू के रस की बात करें तो ये लगभग 2.2 के आसपास होता है पीएच का मान। नींबू का रस होता है, आपने देखा कितना खट्टा होता है। और जठर रस जो हमारे किसमें बनता है, अमाशय के अंदर। जब हमारा भोजन का पाचन होता है तो अमाशय में जो जठर ग्रंथि द्वारा रस स्रावित होता है, उसके जो पीएच का मान होता है वो 1.2 होता है। शुद्ध जल का आपसे पूछ लिया जाए तो शुद्ध जल का मान कितना होता है, 7 होता है। पीएच का मान कितना होता है, शुद्ध जल यानी अशुद्ध जल जिसका 7। हमारे रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछ ले तो 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10। और NaOH एक बहुत ताकतवर क्षार है जिसका मान होता है 14। जिसका मान कितना होता है, 14। तो बच्चों मैं आपको यह बताता हूं कि इसमें से कौन से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये HCl अम्ल के पीएच का मान कितना होता है, उदासीन जल के पीएच का मान कितना होता है, रक्त के पीएच का मान कितना होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कम चांस है, NaOH है उसके पीएच का मान कितना होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो ये 2 है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हमारे शुद्ध जल का और रक्त का पीएच कितना होता है, अच्छे से याद रखना है।
अब यहां पे देखते हैं हम बार बार प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करें। प्रबल का मतलब भी होता है ताकतवर और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। यानी प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता अत्यधिक होती है, मतलब H+ आयन बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा अम्ल है, ज्यादा प्रबल है, और H+ आयन कम है तो दुर्बल हो गया। या फिर कहें जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाए, जो जल में पूरी तरह घुल जाएगा वो ताकतवर अम्ल होगा, और जो ताकतवर होगा उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल की मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, मतलब H+ आयन कम है उसके अंदर। एक ग्लास के अंदर ही बात करें कितने हैं, उसमें एक में बहुत ज्यादा है, एक में कम है, तो उसकी सांद्रता कम होगी। या जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते, पूरी तरह से आयनित नहीं होते, पूरी तरह से जल में टूटते नहीं हैं, तो इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं, वैसे प्रबल क्षार और प्रबल दुर्बल क्षार भी होते हैं। तो अगर प्रबल क्षार की बात करें तो जिसमें OH आयन अत्यधिक होंगे, OH आयन क्या होंगे, अत्यधिक होंगे, या जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, ये तो सेम ही रहेगा। और दुर्बल क्षार का मतलब जिसमें OH- आयन की सांद्रता कम होगी या जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। तो प्रबल का मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है, या फिर बात करें वो पूरी तरह से जल में घुलने वाला है, या हम बात करें वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दुर्बल का मतलब थोड़ा कमजोर है यहां पे। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कुछ महत्व है। ये पीएच जो पदार्थ है यानी अम्ल और क्षारीय पदार्थों का कुछ महत्व होता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है पौधों व पशुओं में पीएच का मान, उसके बाद में देखना है मिट्टी का पीएच, उसके बाद में हमारे पेट यानी उदर का पीएच, फिर हमारे मुंह का पीएच, और फिर पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा के लिए जो पीएच का यूज किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक एक को समझेंगे। सबसे पहले पौधे और पशुओं में पीएच। देखिएगा कोई भी जीव है वो एक निश्चित परास तक ही, परास का मतलब होता है रेंज, ये रेंज तक ही जीवित रह पाता है। जैसे हम बात करें जीवित 7 से लेके और 7.8 तक है, लगभग जीव जो है, इंसान जो है वो जीवित रह पाता है, इस पीएच तक जीवित रह पाता है। इसके बाद में अगर इसका मान, बॉडी का मान, पीएच का मान इससे बढ़ जाए तो फिर उसके लिए खतरनाक हो सकता है, या कम हो जाए तो भी खतरनाक हो सकता है। यानी इस तरह सभी जीव कुछ न कुछ निश्चित परास के अंदर ही जीवित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिट्टी का पीएच। हमारे जो मिट्टी होती है उसका भी एक फिक्स पीएच होता है, जैसे इंसान है वैसे ही जो पौधे हैं वो भी लगेंगे। आपने देखा होगा कई बार हम खेत के अंदर चूना डालते हुए देखा होगा, अगर आप खेत में गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा चूना डाल दिया जाता है। चूना होता है क्षारीय, इसका मतलब वहां की मिट्टी में पीएच थोड़ा क्या है, अम्लीय है। तो अम्ल को अगर क्षार मिला देंगे तो वो उदासीन हो जाएगा, फिर हम फसल बोएंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो कई बार हमारी कुछ जगह हम देखते हैं फसलें हमारी कुछ अच्छी नहीं होती, तो जो फसलों के विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं फसलों के, उसके बाद हम साइंटिस्ट होते हैं, उनके पास मिट्टी लेके जाते हैं। वो कहते हैं आपके खेत की मिट्टी लाइए, मिट्टी लाके वो ये टेस्ट करते हैं कि मिट्टी का पीएच कितना है, फिर उसके अनुसार कुछ आपको सॉल्यूशन बताए जाते हैं। फिर आप अगर फसल को बोते हैं या फिर उस पीएच में अच्छी फसलें होने वाली आपको बताई जाती है कि इस फसल को न बोकर ऐसी फसलें बोइए। तो मिट्टी का भी पीएच का एक बहुत महत्व होता है। उसके बाद में हमारे उदर में पीएच, पेट में पीएच। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे हमारे आमाशय में खाना पहुंचता है, आमाशय में खाना पहुंचता है तो आमाशय में एक होती है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? जठर ग्रंथि, जो जठर रस का स्त्रावण करती है। किसका? जठर रस का। अब ये जठर रस के अंदर HCl अम्ल होता है। क्या होता है? HCl अम्ल होता है। कभी कभी ये क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बन जाता है। तो ज्यादा मात्रा में अगर हमारे पेट में बन जाएगा तो हमारे को ही नुकसान पहुंचाने लग जाएगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगा, एसिडिटी होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द या एसिडिटी होती है, जो खट्टे डिकार आना है, इस तरह के हमारी समस्या होती है। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, अम्ल ज्यादा है तो फिर क्षार का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कई बार इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो वगैरह लेने, इनो पता है क्या होता है, क्षारीय होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होता है, पीएच लेवल कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अम्ल के अंदर क्षार मिलाएंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। इसके बाद में हमने देखा मुंह का पीएच या दंत क्षय। देखो हम जब रात को खाना खा के सोते हैं तो कुछ हमारा खाने का अंश क्या रह जाता है, मुंह में रह जाता है, और मुंह के अंदर रहने से क्या हो जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे मुंह का पीएच को कम करते जाते हैं, ठीक है। और मुंह को पीएच को कम करते करते 5.6 तक ले आते हैं। अगर 5.6 से भी कम अगर मान लो पीएच हो जाए तो हमारे दांत जो हैं वो संसारित होने, सड़ने लग जाएंगे। हम कहते हैं ना दांत में कीड़ा लगना, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो दांत हमारे क्या होने लग गए, खराब होने लग गए हैं, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ज्यादा रहने से हमारा, देखो दांत जो है हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। जो दांतों का इनेमल जो है, हमारे दांतों का जो कवर है, ये बहुत ज्यादा कठोर रहता है,
ठीक है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसको भी नुकसान पहुंचा देता है। फिर हम कहते हैं दांत साफ करो, तो दांत के अंदर जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? वो क्षारीय होता है, ताकि हमारे मुंह में जो अम्ल बना है उसको कंट्रोल कर दे। और उसके बाद में होता है पशुओं और पौधों में। कुछ पशु और पौधे क्या होते हैं? डंक मारते हैं। उस डंक में भी क्या होता है? अम्ल होता है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, भाई ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा दे, उसके लिए वो आत्मरक्षा के लिए, जैसे नेटल का पौधा हो गया, मधुमक्खी होगी, ये है, ठीक है, ये चींटी होगी, ये डंक मारते हैं। इससे क्या होता है? काटते हैं, इससे उसके मुंह में अम्ल जो स्रावित कर देते हैं हमारी बॉडी में, फिर हमें क्या होता है? जलन और यूसन। तो सबसे पहले देखते हैं पौधों व पशुओं में पीएच। तो हमारे शरीर का पीएच परास एक रेंज होता है हमारे शरीर की, जो 7.78 होती है, 7.0 से 7.8 तक, इसके बीच में ही कार्य करता है। सभी प्राणी इसी परास में ही जीवित रहते हैं। जैसे हम जीवित रहते हैं वैसे ही सभी प्राणी लगभग इसी परास में ही जीवित रहते हैं, ठीक है। अगर वर्षा के जल का पीएच, अब देखो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जो वर्षा होती है, आपको पता है हमारे जो आजकल पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण वायुमंडल में चले जाते हैं। अब जब बरसात होती है तो वह वायु उस पानी में साथ मिलकर पानी को अम्लीय कर देते हैं। वैसे तो पानी, बरसात का पानी बहुत शुद्ध होता है अगर उसके अंदर ये पर्यावरण के कण नहीं मिले तो, लेकिन ये जब धुआं ऊपर उड़ता है तो जब बरसात होती है तो वो उसके साथ में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे पानी को अम्लीय कर देते हैं। अब उस पानी के पीएच का मान 5.6 से भी कम हो गए, यानी अगर वर्षा के पानी के पीएच का मान 5.6 से कम है तो उस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे ऐसी वर्षा जिसके पानी के पीएच का मान 5.6 से कम है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 आपको फिक्स याद रखना है। और फिर ये क्या करते हैं? सभी चीजों को, जैसे जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये सब अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद में बात करें शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल की बात करें, जैसे हमारे यहाँ बादल पानी के होते हैं, ठीक है, वहां पर जो बादल होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के होते हैं। कैसे होते हैं? जो हमें सफेद, मोटे और पीले बादल दिखाई देते हैं, ठीक है, कहां पर? शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर जो मोटे, पीले और सफेद बादल दिखाई देते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के होते हैं। किसके होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के, शुक्र ग्रह पर होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में हमने देखा मिट्टी का पीएच। तो अच्छी उपज के लिए पौधे पर एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर पौधे की अच्छी उपज चाहिए, बढ़िया फसल चाहिए, तो एक निश्चित परास के अंदर ही वो पौधा अच्छा उपज देता है। यदि किसी स्थान पर पीएच कम या अधिक है तो किसान आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। फिर किसान क्या करते हैं? अगर मान लो अम्लीय ज्यादा है तो क्षार मिलाएंगे और क्षारीय ज्यादा है वहां की मिट्टी तो अम्लीय मिलाते हैं। इसके बाद में देखते हैं उदर का पीएच, हमारे पेट का पीएच। तो हमारा उदर यानी स्टमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। आपको पता है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। अपच की स्थिति में कभी कभी क्या होता है? अपच की स्थिति में भोजन नहीं पचता है तो उदर में अधिक मात्रा में क्या बन जाता है? अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द, जलन या फिर इसका खट्टे डिकार वगैरह ना ऐसा होता है। इससे हम सही करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। एंटासिड कह दो या प्रति अम्ल भी कहते हैं, ध्यान रखना। एंटासिड को हम प्रति अम्ल भी कहते हैं। प्रति अम्ल का मतलब होता है अम्ल का उल्टा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा एसिडिटी यानी पेट में अधिक मात्रा में जल बन गया है तो इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे? कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे? तो एंटासिड कह सकते हैं, प्रति अम्ल कह सकते हैं। इसके लिए फिर किसका उपयोग करेंगे? क्षार का उपयोग किया जाता है। जैसे अधिक मात्रा में बन गया है तो हम इसके ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पता है क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी बोलते हैं, MgOH2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है सारा पहले से। अब मुंह के पीएच या दंत से क्या होता है? दांतों का इनेमल यानी दंत वलय, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अच्छे से याद रखना, दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इससे कठोर हमारे शरीर में कोई पदार्थ नहीं है दांतों से ज्यादा। यह जल में नहीं घुलता है, दांत जल में थोड़ी घुलते हैं, अगर घुलते होते तो कब के घुल गए होते, ठीक है। लेकिन अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए, पीएच का मान 5.5 से भी कम हो जाए तो फिर ये क्या होने लग जाते हैं? संसारित होने लग जाते हैं, ये भी खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तो सुबह के दांत साफ करें या नहीं करें, रात को खाना खाने के बाद में अच्छे से हमें दांत साफ करके सोना चाहिए, ताकि मुंह के पीएच क्या हो जाए? एक बैलेंस हो जाए, जिससे हमारी दांत खराब नहीं हो, ठीक है। का उपयोग करके हम इसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। वहीं पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा, जैसे हमने देखा मधुमक्खी डंक में एक अम्ल छोड़ती है, ठीक है, जिसका उपयोग हम बेकिंग सोडा लगाकर कर सकते हैं। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। वो जैसे ही डंक मारेगी तो वो एक
ज्यादा पावर का अम्ल हमारी बॉडी में चला गया, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है अम्ल। अब आपको पता है ज्यादा पावर का अम्ल सीधा जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, इसकी वजह से वहां की कोशिकाएं फूल जाती है, सूजन आ जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा जलन और दर्द महसूस होता है, ठीक है। इसी तरह एक नेटल का पौधा होता है, ठीक है, नेटल के पौधे पर वो भी क्या होता है, एक डंक जैसी संरचना होती है उसकी। नेटल के डंक में क्या होता है, एक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का जो डंक है पौधे के ऊपर जैसे छोटे छोटे डंक जैसे लगे होते हैं, अगर वो हमारे चुभ जाए तो उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। फिर उसके उपचार के लिए उसी के पास में एक पौधा पाया जाता है, डॉग पौधे की पत्तियां अगर लगा दे तो फिर वो भी सही हो जाएगा। डॉग पौधा क्या होता है, एक क्षारीय पौधा होता है, जिसकी वजह से वो हमारा शरीर का पीएच का बैलेंस कर देता है। इसके बाद में हमें देखना है नेक्स्ट, कुछ प्राकृतिक पदार्थों के अंदर हम अम्ल की बात करें। ये पर्सन इसमें से 100% पूछा जाएगा आपसे, एक अम्ल के बारे में पूछा जाएगा। ये प्राकृतिक पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। प्राकृतिक स्रोत यानी सिरका, जो अचार वगैरह में यूज किया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ये आप आई बटन में जाकर क्लिक कीजिएगा, ये सारे के सारे आपको कुछ 30 सेकंड में सारे के सारे याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो देखिएगा, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा होता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में भी कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। आपको अच्छे से याद रखना है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, एक नंबर में दे दिया आपको, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक टार्ट्रिक अम्ल होगा, तो सिंपल सा आप याद रख पाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। अभी तक हमने बात की है अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, लवण के बारे में। तो देखिएगा, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये हमने देख लिया। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहा जाता है। उदासीनीकरण हमने पढ़ा था ना, तो वहां पर भी याद रखना है, यहां पर भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अब क्या कोई भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण जो बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन ही होगा क्या, उसका पीएच हमेशा साथ ही रहेगा क्या, नहीं। अम्ल लवण जी भी हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय लवण, कौन सा लवण, अम्लीय लवण, ठीक है। एक हमारा होता है अम्लीय लवण, एक हमारा होता है उदासीन लवण, और एक होता है हमारा क्षारीय लवण। देखिएगा, इसको भी समझते हैं। अम्लीय लवण का मतलब इस लवण में अभी भी अम्ल की मात्रा ज्यादा है, अम्ल की मात्रा अभी भी है। यानी अगर कोई अम्लीय लवण है तो उसके पीएच का मान 7 से कम होगा, उसका पीएच का मान क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर किसी लवण के पीएच का मान पूरा पूरा 7 है, इसका मतलब वो पूरी तरह से उदासीन है, ठीक है। और वो कौन सा होगा लवण, उदासीन लवण। और अगर कोई ऐसा लवण है जिसका पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। अब ये कैसे बनते हैं, देखो, अगर हम किसी प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करा दें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे है तो अम्ल और क्षार, लेकिन अम्ल जो है वो प्रबल है, यानी अम्ल ताकतवर है, और क्षार है वो दुर्बल है, कमजोर है। तो अगर इससे जो लवण बनेगा, क्योंकि अम्ल तो ताकतवर था, वो अपनी तो ताकत फिर भी दिखाएगा, हालांकि लवण बन गया लेकिन फिर भी अपनी ताकत दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लवण जो बनेगा अम्लीय लवण बनेगा। आपसे परिभाषा पूछ ले, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो जब प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से यानी कमजोर क्षार से अभिक्रिया करता है, ताकतवर अम्ल किसी कमजोर क्षार से अभिक्रिया करता है, तो इस प्रकार से बनने वाले लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। दूसरा देखिएगा, पहले ये बात कर लेते हैं क्षारीय लवण। अब क्या होगा, क्षार में दिखाने के लिए हमें अम्ल तो क्या लेना है, कमजोर लेना है, यानी अम्ल तो दुर्बल होगा, क्षार क्या होगा, प्रबल होगा। अम्ल तो दुर्बल होगा लेकिन क्षार क्या होगा, प्रबल। तो इस प्रकार से जो लवण बनेगा उसमें अभी भी क्षारक की मात्रा रहेगी, तो इसको हम क्षारीय लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। और जब हमारा अम्ल भी ताकतवर है और क्षार भी ताकतवर है, दोनों बराबर पावर के हैं, तब मिला देंगे तो उदासीन लवण बनेगा। या फिर हमारा अम्ल भी कम ताकतवर है और क्षार भी कम ताकतवर है, यानी दोनों ही दुर्बल हैं, तब भी जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा, उदासीन लवण। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल होते कौन से, एग्जाम्पल में कई बार पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल यानी ताकतवर अम्ल, तो HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही प्रबल अम्ल हैं। ये तीनों ही क्या है? प्रबल अम्ल। सबसे प्रबल हम बात करें तो HCl अम्ल, H2SO4 और HNO3, ये तो आते हैं प्रबल यानी ताकतवर अम्लों के अंदर। वहीं दुर्बल अम्ल की बात करें, कमजोर अम्ल, तो एसिटिक अम्ल, एक कार्बोनिक अम्ल भी होता है, ठीक है, और एक होता है एसिटिक अम्ल। ये दोनों क्या है? दुर्बल अम्ल है। वहीं प्रबल क्षार की बात करें, बहुत ताकतवर क्षार जो है वो है NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं दुर्बल क्षार, कमजोर क्षार की बात करें तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारे साधारण नमक से रसायन बनते हैं उसके बारे में। साधारण नमक कैसे बनता है पहले उसको जान लेते हैं। आप घरों में जो हम नमक खाते हैं वो कहां से बनता है? समुद्र से बनता है, खारे पानी से बनता है। खारे पानी को क्या कर दिया जाता है? एक बहुत बड़ी क्यारी बनाकर, छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें छोड़ दिया जाता है, और कुछ दिन में क्या होता है? पानी जो होता है वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, वहां पर नमक रह जाता है। आप सर्च कर सकते हो नमक कैसे बनता है। तो वो नमक होता है, उसके बाद में उसको ढेरों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर हमारे घरों में पहुंचता है, ठीक है। आपने गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, उन्होंने अनशन किया था, नमक को लेकर बनाने को रोक दिया था, ठीक है। तो वो इसीलिए किया जाता है, यानी नमक कैसे बनता है? समुद्र से बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां से कुछ हम बात करेंगे नमक से बनने वाले रसायन। नमक को कच्चे माल के रूप में किस किस से, यानी नमक से मिलाकर कौन कौन से पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो नमक से बनने वाले उत्पाद की बात करें या दैनिक जीवन में कुछ हमारे रसायन जो काम में आते हैं, उनका हमें क्या करना है? उनका नाम याद रखना है, उनका साधारण नाम याद रखना है, उनका सूत्र याद रखना है, और उनका फिर क्या याद रखना है? उपयोग याद रखने हैं, वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ध्यान रखना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो साधारण नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है कास्टिक सोडा। अब देखोगा क्या होता है, जब इस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हमने एक क्या ले रखा है? बड़ा पात्र ले रखा है, इसके हमने अंदर सोडियम क्लोराइड का विलयन डाल दिया, यानी पानी में नमक घोलकर इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया है? बैटरी से दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, एक एनोड और एक कैथोड। ये इलेक्ट्रोड जो है वो किसके? ग्रेफाइट के बने होते हैं। यहां से जोड़ दिया और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, एक स्विच लगा दिया। अब हमने क्या किया, जब इस सोडियम क्लोराइड के विलयन में हमने क्या किया, देखो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया। ये इसको इलेक्ट्रोड लगाकर हमने विद्युत धारा दी है, तो इससे विद्युत अपघटन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। और साथ में ही क्या होता है? क्लोरीन गैस बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। देखिएगा, ये सोडियम क्लोराइड था, इसका जलीय विलयन लिया, मतलब इसको जल में घोल के, और इसका एक तो बना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनी क्लोरीन गैस और एक बना H2। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, क्यों कहा जाता है? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन गैस, और क्षार का मतलब क्या हो गया? यहां पर एक क्षार का निर्माण हुआ है NaOH, एक क्षार बना है। ये देखो, ये क्या है? ये एक क्षार है, और ये हमारी क्लोरीन गैस, तो इसका नाम होता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो यहां पर देखिएगा, हमने नमक का घोल इसमें डाला, इसमें, तो यहां पर क्या होगा? क्या क्या निर्माण होगा? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण हुआ है, एक क्लोरीन का निर्माण हुआ है, एक हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। अब तीनों यहां पर देखेंगे तो यहां पर इनके उपयोग क्या है वो भी हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला हमने देखा हाइड्रोजन गैस है। इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहां किया जाता है? ईंधन के रूप में। जो जेट विमान होते हैं उसके ईंधन के रूप में, जैसे बाकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल वगैरह डाला जाता है, तो वहां पर हम हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। दूसरा है मार्गरीन बनाने में। अब ये मार्गरीन क्या होता है? ये होता है, हम आम भाषा में जिसको कहें नकली मक्खन। जैसे सस्ती होटलों पर खाना खाने जाते हैं तो वो एक नकली मक्खन देते हैं, हम कहते तो है बटर, लेकिन वो नकली होता है, ठीक है। तो ये नकली मक्खन के रूप में। खाद से अमोनिया बनाने, अमोनिया वगैरह की जो खाद होती है खेतों में डालने के लिए, वहां पर भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो इसमें भी हाइड्रोजन का यूज होता है। देखो NH3, H का मतलब हाइड्रोजन यूज होता है। उसके बाद में देखा क्लोरीन। इस क्लोरीन गैस का निर्माण, क्लोरीन का उपयोग क्या है? जल की अवस्था में पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन मिलाया जाता है। दूसरा इसके बाद में क्या है? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में देखो, रोजाना लोग बहुत सारे नहाने जाते हैं, लेकिन अपन देखते हैं डेली जाते हैं सुबह सुबह, तो वहां पर पानी बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है, यहाँ की उसका तल भी एकदम साफ दिखाई देता है।
तो इसका कारण क्या है, डेली वहां पर क्या किया जाता है, उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। उसके बाद पीवीसी वगैरह बनाने में, सीएफसी, पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पाइप वगैरह आते हैं पीवीसी को, इसको बनाने में भी किसका यूज होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अंदर भी क्लोरीन गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है, इसके अंदर यूज किया जाता है। रोगाणुनाशक यानी कुछ रोगाणुनाशक मतलब फसलों में या इसमें कोई रोग लग जाते हैं वहां पर भी इसके दवाइयां बनाने में इसका यूज होता है। कीटनाशक, मान लो कोई कीट लग गया है, बहुत ज्यादा कीट उसके अंदर लग गए, तब भी उसका उपयोग किया जाएगा क्लोरीन का। उसके बाद में तीसरा हमारा पदार्थ था NaOH। अब NaOH का उपयोग आपको पता है कास्टिक सोडा है, तो साबुन और अपमार्जक बनाने में दोनों में कास्टिक सोडा यूज होता है। कागज बनाने वाली फैक्ट्री में भी यूज होता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है, और धातुओं से ग्रीस वगैरह जो चिकनाई वगैरह है हटाने के लिए भी यूज होगा, क्योंकि कास्टिक सोडा क्या कर देता है, चिकनाई आसानी से हटा देता है। तो ये आपको एग्जाम में यहां से पर्सन भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, क्लोरीन का उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में अगला जो नमक से बनने वाला पदार्थ है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। इसका सूत्र की बात करें, आपको सूत्र याद रखना है, इसका साधारण नाम याद रखना है, कैसे प्राप्त होता है, और फिर इसके उपयोग याद रखने हैं। तो विरंजक चूर्ण जिसका फॉर्मूला आता है CaOCl2, CaOCl2 आपको विरंजक चूर्ण को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको इजी से याद रखने के लिए Ca और Cl बीच में O याद रखना है। इसका नाम जो हो जाएगा, Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सी, और Cl2 का मतलब क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। ये इसका क्या है, रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण इसको क्या कहते हैं, प्रचलित नाम है, साधारण नाम। अब आपसे पर्सन पूछ लिया जाए CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण। क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण। इसके बाद में है कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने में क्या होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने से क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर, बुझे हुए चूने में अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। ये हमारा था बुझा हुआ चूना फॉर्मूला, ये क्लोरीन गैस प्रोवाइड की तो इसका निर्माण हो गया। अब इसके उपयोग क्या क्या है, क्लोरीन का जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में पीने का पानी आता है, आपने देखा होगा कई बार हमारे नल में जो पानी आता है उसमें दवाई की सी स्मेल आती है, वो विरंजक चूर्ण का ही होता है। ये क्या होता है, व्हाइट पीले कलर का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, नमक जैसा ही होता है लेकिन व्हाइट हल्का पीला कलर होता है इसका। ठीक है, तो इसका उपयोग सबसे पहले क्या होता है, पानी को, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में और रोगाणु मुक्त करने में, जीवाणु और रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मतलब पानी साफ हो जाए, उसमें बैक्टीरिया वगैरह उसको खत्म कर दे। दूसरा है उद्योगों में उपचायक के रूप में, एक होता है अपचायक, एक होता है उपचायक। उपचायक मतलब क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, तो उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और वस्त्र और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कपड़े की फैक्ट्री है या फिर कागज बनाने की फैक्ट्री है उसके अंदर उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर कपड़ा और कागज बनाने से पहले उसको सबसे पहले सफेद किया जाता है, व्हाइट कलर, उसके बाद में उसकी कलरिंग की जाती है। तो पहले उसको एकदम अच्छे से व्हाइट करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा विरंजक चूर्ण है। फॉर्मूला आता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। जब हम बुझे हुए चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, इसके उपयोग क्या है, पीने को, पानी को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करने में, उद्योगों में उपचायक के रूप में, और वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में। एक आप उपयोग किसी में भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक, प्रयोगशाला मतलब प्रैक्टिकल तो करने के लिए यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो वो आप सभी में ही उपयोग लिख सकते हो। अगर मान लो एग्जाम में भूल जाओ, एक उपयोग यही लिख सकते हो किसी में भी। दूसरा हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह कई बार हम बोल देते हैं बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, ये पुराना नाम इसका था, हालांकि अभी नहीं यूज करते, लेकिन इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, उपयोग कैसे किया जाता है, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, जो क्लोराइड कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया है, का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लिया, जल लिया और CO2 गैस और अमोनिया गैस, इनका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा।
यानी इसमें कच्चे माल के रूप में किसका यूज किया है, नमक से। एक तो नमक काम में लिया है यानी NaCl, उसके बाद में H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया। इन सब से मिलाकर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। और अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है गर्म करने से। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है, सोडियम का जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। सबसे पहला तो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, या फिर कह दे स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। जो आपने देखा होगा केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ये फूलती क्यों है, इसके फूलने का कारण है इसमें मिलाया जाता है, क्या बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाकर उसको गर्म किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं। और वो बुलबुले जैसे जैसे बनेंगे फिर वहां से पर क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट बनते हैं। इतने पकोड़े वगैरह बनाते हैं, ब्रेड केक वगैरह ये बनाते हैं, ये इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। दूसरा है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब बेकिंग सोडे के अंदर टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं। अब ये टार्टरिक अम्ल किसमें, आपने देखा था ना, इमली के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली के अंदर। अगर बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल मिला दे तो बेकिंग पाउडर बनता है। हम मार्केट से लेके आते हैं ना बेकिंग पाउडर, आपने नाम सुना होगा। वो बेकिंग पाउडर बनाने में इस बेकिंग सोडे का उपयोग और टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उनके बाद में है एंटासिड के रूप में। एंटासिड क्या होता है, कभी कभी हमारे उदर में क्या होता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें कोई क्षारीय पदार्थ चाहिए तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका, बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। जो आग बुझाने का यंत्र होता है, एक सोडा अम्ल का यूज किया जाता है, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाने वाला आपने देखा रेड कलर की टंकी होती है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला पदार्थ है धावन सोडा या धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या है, धावन सोडा, धोने का सोडा, या इसको हम कहते हैं धावन सोडा, या फिर इसको दूसरा वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। ये इसके नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये याद रखना है आपको, 10.10H2 जरूरी है, Na2CO3। बेकिंग सोडे को गर्म करने से, अभी हमने देखा था ना, बेकिंग सोडे को गर्म किया तो क्या बना, बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडे को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इस सोडियम कार्बोनेट को क्या कर दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने से। क्रिस्टलीकरण का मतलब इसमें कुछ जल के अणु और जोड़ दे। कितने जल के अणु चाहिए, एक सोडियम कार्बोनेट के अणु के साथ 10 जल के अणु जुड़े होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है धावन सोडा। ये क्या बन गया है, धावन सोडा। जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा एस भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, अगर हम बात करें इसको सोडा एस भी बोला जाता है। ये सोडा एस है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें अगर हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब जल के कुछ अणु जोड़ते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 अणु जल के जुड़ने से वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच बनाने वाली फैक्ट्री, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, कागज बनाने वाले, इस सभी उद्योगों में किया जाता है। कांच, कागज, साबुन, इनके बनाने वाले उद्योगों में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के रूप में। बोरेक्स क्या होता है, एक सोडियम का ही एक क्या है, यौगिक है। बोरेक्स क्या है, सोडियम का एक यौगिक है, जिसका अगर आप फॉर्मूला देखें सोडियम का ही बना होता है। अगर मान लो बोरेक्स की बात करें, एक सोडियम यौगिक है जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की साफ सफाई में, अब आपको पता है धावन सोडा है तो घर में साफ सफाई में, कपड़े वगैरह की धुलाई में इसमें तो यूज होता ही है। और जल की स्थायी कठोरता हटाने में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में, जो कठोर जल होता है उसकी कठोरता को हटाने में यूज किया जाता है। एक हमने पढ़ा था, जो पानी को जीवाणु रोगाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। पीने के पानी को शुद्ध करने में या पानी को रोगाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण। जबकि पानी की कठोरता हटाने में कौन से यौगिक का उपयोग होता है, वो है सोडियम, जो है वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। सोडियम का एक लवण है जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वो अगला पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये नमक से नहीं बना हुआ, अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है, सबसे पहले इसको कहां बनाया गया था,
पेरिस के अंदर बनाया गया था। और प्लास्टर क्यों? क्योंकि ये टूटी हड्डियों को और इसको जोड़ने में, प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेरिस के अंदर सबसे पहले बना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ और नहीं है, अपने घरों के अंदर जो पीओपी करवाते हैं उसका पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। एक तो हमारी वॉल पुट्टी होती है, एक पुट्टी करवाते हैं व्हाइट पुट्टी होती है, वो नहीं, एक पीओपी और होती है जो चूने का बना होता है, जो किससे बना होता है? चूने को पकाकर बनाया जाता है। वो पीओपी जो है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला आता है CaSO4 डॉट आधा H2O, 1/2 H2O है, ध्यान रखना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट, और ये अर्ध हाइड्रेट, कभी कभी हम अर्ध हाइड्रेट को हेमी हाइड्रेट भी बोल देते हैं। अर्ध की जगह हम शब्द यूज कर लेते हैं हेमी। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी बोल देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोल देते हैं। ये कैसे बनता है? देखिएगा, जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या किया जाता है? गर्म करने से। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या फिर हम कहते हैं पीओपी का निर्माण होता है। जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी बने जाएगा, ठीक है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? ध्यान रखना, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखो, कैल्शियम सल्फेट यहां है CaSO4 डॉट 2 H2O है। अगर 2 H2O लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है? वो जिप्सम है, और यहां पर आधा H2O लगा हुआ है इसका मतलब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखो, अगर इसके अंदर पानी मिला देंगे, अगर जिप्सम के अंदर हमने पानी मिला दिया तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस पानी मिला दिया तो वो वापस जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, ठीक है, याद रखें। तो अगर जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? ये पीओपी आपने देखा होगा, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर पीओपी का यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मूर्तियां वगैरह बनती हैं, सजावटी सामान घर में पोट वगैरह जो बने होते हैं वो इसके बनते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। देखिएगा, आप कहेंगे हड्डियों को चिपकाने में यूज होता है क्या? नहीं। अगर मान लो कोई हड्डी टूट जाती है कहीं से, तो होता क्या है, वो हड्डी जुड़ती तो अपने आप है, लेकिन उसको स्थिर रखना पड़ता है, हिले नहीं वहां से, तो वहां पर पट्टी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो हड्डी वहां स्थिर रहती है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मतलब स्थिर रखने में इसका उपयोग किया जाता है। घरों की सतह को चिकना बनाने में, अब आपको बताया जैसे पीओपी करवाते हैं घरों के अंदर तो उसकी सतह क्या हो जाती है? चमकदार, यानी चिकनी बन जाती है, बहुत अच्छी दिखती है। उसके अंदर भी इसका यूज होता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10 H2O, इसका रासायनिक नाम होता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट आधा H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, ठीक है। जिप्सम को गर्म करने से ये बनता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां वगैरह बनाने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट में हम बात करें, ये क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्या बात की हमने? ये क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो क्रिस्टलन जल का मतलब होता है जिस भी लवण के इकाई सूत्र में जल के कुछ अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है। लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या होती है, उसी को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा सोडियम कार्बोनेट, जो हमारा वाशिंग सोडा था, इसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3 डॉट करके यहां पे ये जो जल के अणु जुड़े होते हैं इसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये देखो, एक लवण का इकाई सूत्र है, ये पूरे एक लवण का इकाई सूत्र बना है, मतलब एक वाशिंग सोडे का अणु है ये। इसके अंदर 10 जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। दूसरा देखो, यहां पर जलीय कॉपर सल्फेट की बात करें, जलीय कॉपर सल्फेट होता है, उसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट के साथ में 5 अणु जल के जुड़े होते हैं। अभी हमने देखा जिप्सम, तो जिप्सम के अंदर क्या होता था? जिप्सम के अंदर 2 अणु, ये है कैल्शियम सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट के साथ 5 अणु जल के जुड़े हुए, ये कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल के जुड़े हुए। अभी हमने देखा था कौन सा? CaSO4 डॉट आधा H2O, यहां पर आधा अणु जल का जुड़ा हुआ है। ये किसका है? पीओपी का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो इस तरह से जिसमें भी जल के अणु जुड़े होते हैं उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। परिभाषा क्या रहेगी? लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की कुछ संख्या क्या होती है? संख्या को क्रिस्टलन जल जुड़े कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र में जो जल के अणुओं की उस निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये सारे क्रिस्टलन जल हमारे कहलाएंगे। अगर देखिएगा, इस कॉपर सल्फेट को हमने, जलीय कॉपर सल्फेट है, इसका ये फॉर्मूला है जलीय कॉपर सल्फेट, ये नीले कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? नीले कलर का। अगर इसको गर्म कर देंगे तो इससे जल के अणु निकल जाएंगे और इसका कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा इसको। तो हम इसके जल के अणु को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर था 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर के अंदर वाले और चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।